कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक दो दिन से चूंकि थोड़ा सा गले में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, खांस वगैरह जुकाम वगैरह, इस वजह से आप लोगों की जो स्टडी वाली वीडियो कल नहीं आ पाई थी। ठीक है, वो थोड़ा सा एक आध दिन वेट करना, कल वो संभवतः आ जाएगी क्योंकि उसका टॉपिक प्रिपेयर हो चुका है। और थोड़ा सा खांस की वजह से, स्वास्थ्य ढीला होने की वजह से, यानी मान के चलिए आप फीवर वगैरह जुकाम, क्योंकि मौसम भी आजकल परिवर्तित हो रहा है, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती तो क्लास नहीं आ पाई। ठीक है, आज एक छोटी सी वीडियो उन छात्रों के लिए है जिसका एपीएस का एग्ज़ाम है बच्चों, क्योंकि मार्च में उनका मेंस है और बहुत लंबे समय से टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, बहुत छात्र नहीं हैं, लेकिन 10 भी हैं तो बहुत है। और मुझे ये पता भी है ये वीडियो देखने वाले बहुत लिमिटेड छात्र भी होंगे, क्योंकि जिसका मेंस होगा वही संभवतः इसको देखेगा, या जिसको आने वाले एपीएस या जब नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा एग्ज़ाम आएगा उसकी वो अगर प्रिपरेशन कर रहा होगा तो वही देखेगा। ठीक है, अब 10 हो, 10,000 हो या 1,00,000 हो, अब पढ़ाना तो है ही, बताना तो है ही। ठीक है, एपीएस मेंस को के रिगार्डिंग जो है बच्चों, स्टेनो का शायद आपका एग्जाम हो चुका है। अब इसमें मेंस में क्योंकि आप सभी अवगत है कि 2 पेपर हैं, यानी पहला पेपर आपका जनरल स्टडी का है 100 मार्क्स का, और सेकंड पेपर आपका हिंदी और अपने आप में ऐसे राइटिंग का 100 मार्क्स का, यानी टोटल 200 नंबर का मेंस है। और मुझे लगता है कि मेंस स्टेनो को अगर पोर्शन हटा दिया जाए, क्योंकि स्टेनो तो बहुत हार्ड है, स्टेनो सबकी बस की नहीं है और स्टेनो हर कोई कर भी नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेनो के लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत ही अपने आप में मेहनत चाहिए। जब आप 1-1.5 साल लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंचते हैं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके, तब भी गारंटी नहीं कि क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो स्टेनो बहुत एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एक बार अगर सीख गए तो फिर तो कोई भी चीज़ें सीख गए तो ईजी हो ही जाती है। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेनो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका जो मेंस है, अब जिसका स्टेनो हो जाएगा, जिसका स्टेनो का एग्जाम अच्छा हुआ है, उसके लिए जो मेंस है बच्चों मार्च, यानी बहुत समय है। अभी देखो नवंबर पूरा ही है ऑलमोस्ट, दिसंबर है, जैन है, फरवरी, यानी 4 माह से भी अधिक का समय आपके पास है। और मेंस जितना मैं कहूँगा, जितना मैंने स्टेनो बताया आपको हार्ड, उतना ही ईजी इसका मेंस है। यानी मुझे लगता है कि मेंस रिटर्न में आरओ एआरओ का एग्जाम जो होता है उससे भी ईजी इसका मेंस है, क्योंकि 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव जीएस है, 100 नंबर का हिंदी और ऐसे एक ही पेपर में है। उसमें तो कम से कम आरओ में अब 200 नंबर की जीएस ऑब्जेक्टिव है, हिंदी अलग है और ऐसे अलग है। इसमें तो 2 ही पेपर में हो गया, एक ऑब्जेक्टिव एक डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो कुछ समय से बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो भी एपीएस के छात्र जिनका मेन से है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जिनका भी मेन से है वो मुझे टेलीग्राम पे एक बार सर्च करना। आप स्टडी विथ योगेश टेलीग्राम चैनल सर्च करना, 37-38,000 मेंबर उसमें होंगे। उसमें आप ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजना, कितने 37-38,000 होंगे। स्टडी विथ योगेश अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वो ग्रुप दिख जाएगा आपको। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी रिक्वेस्ट तो आप मुझे जिसका भी एपीएस का एग्जाम होगा मुझे मैसेज कर देना। यानी आप क्या करना, जो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो मुझे कर सकते हैं मैसेज, जो नहीं जुड़े हैं तो आप जब उस ग्रुप में जुड़ेंगे, स्टडी विद योगेश वाले ग्रुप में, जब मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी रिक्वेस्ट को, तो आपको एक प्रॉपर एडमिन, जहाँ पे मेंबर लिखा होता है वहाँ क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको एडमिन दिखेगा, उसको आप मैसेज करना, यानी मुझे मैसेज करना स्टडी विथ योगेश नाम से। टॉप साइड में देखना, राइट या लेफ्ट में मैसेज का साइन आएगा, राइट साइड में, वहाँ से आप मैसेज करना, सर मेरा ये अपने आप में एपीएस का एग्जाम है मेन से, आप मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो वहां से एक सेपरेट ग्रुप में आपका बना दूंगा, भले इसमें 20 ही बच्चे क्यों ना हो। उससे क्या फायदा होगा, डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लासेस तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें करा दूंगा कि जैसे मैं वॉइस मैसेज दूंगा, वॉइस मैसेज देने के बाद आप उसको लिखोगे, लिखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका फॉर्मेट क्या है, आपको सेंड करूंगा और वॉइस मैसेज से ही आप सीख जाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहला जो पेपर है बच्चों, आप दोनों पेपर की हम लोग बात करते हैं। पहला जो पेपर है आपका वो ऑब्जेक्टिव है और 100 नंबर का है, तो मान के चले करंट अफेयर्स तो आपको बहुत बेहतर तैयार करना पड़ेगा, करंट अफेयर साइंस। यानी ये 2 पोर्शन ऐसे हैं जो आपका स्कोरिंग रहेंगे, यानी आप 15 नंबर की मान के चलिए, 10 से 15 नंबर करंट अफेयर, 8-10 नंबर जनरल साइंस, यानी 20 से 25 नंबर तो आपका यही काम कर जाएगा। इसी तरीके से शायद उसमें उत्तराखंड भी होगी, जब ये है तो उत्तराखंड का पोर्शन भी होगा, तो उत्तराखंड का पोर्शन है तो उत्तराखंड भी आप देखिएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छे से आपको स्पेशली करंट अफेयर तैयार करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का ही पोर्शन है। अब उसमें क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है तो दिसंबर एंड, यानी जुलाई से दिसंबर, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, या आपके मान के चले 20-25 जनवरी तक का जो करंट अफेयर्स है वो तो आपका मुंह जुबानी याद होना चाहिए। आप मान के चलिए वो अगर आपका सही से तैयार है
है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आयोग एग्जाम करा रहा तो जीएस के लिए बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर सही से तैयार कीजिए, उसके बाद जब करंट अफेयर और साइंस को आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है घटना चक्र ऑब्जेक्टिव कीजिए। 100 नंबर के पेपर के लिए बहुत है बच्चों, ज्यादा उसमें देखने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं इसमें ये चेक कर लेता हूँ सिलेबस में कि उत्तराखंड है कि नहीं है, ठीक है। इसमें 100 मार्क्स का भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स दिए है, साइबर सुरक्षा साइंस दिए है, भारत का इतिहास दिया है, उत्तराखंड की शिक्षा संस्कृति जागृति, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे, इसमें आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा है। इसमें एक पोर्शन में 15 नंबर का लास्ट वाला देख रहा हूँ कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, आचार शास्त्र, शिष्टाचार, भावनात्मक मनोविज्ञान, मानवता, ये एथिक्स दी हुई है आपको। यानी जो लास्ट 15 नंबर का पोर्शन है वो आपका एथिक्स का पोर्शन है, नैतिक शास्त्र का पोर्शन है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये क्या होता है, वो आपको कैसे करना है बच्चों, गूगल करना। आज के टाइम पे तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना समय आ गया है, आप एआई के माध्यम से भी, चैट जीपीटी है, गूगल जिमी, जो भी आप यूज करते हैं उसके माध्यम से भी आप जो टॉपिक दिया है वो आपको एथिक्स का, उस पर डालेंगे, उसको लिखेंगे, इसके संबंध में आप मुझे एक शॉर्ट नोट तैयार करके दीजिए, या इसके एक डिटेल नोट बना के दीजिए, या इसके ऑब्जेक्टिव बना के दीजिए, तो वहां से आपको ये समझ आ जाएगा। क्योंकि एथिक्स की 15 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए किताब लेना कोई वो नहीं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन आएगा ना आपका वो ऑन द स्पॉट बनने वाला होगा। आपको 4 विकल्प दिए होंगे, आपका एक प्रकार से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होगा इस तरीके से। तो वो बहुत टफ नहीं है, वो आपको बताऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे ही, उसको मैं तैयार कराऊंगा कि कैसे होता है। इसके अलावा जो आप उत्तराखंड है बच्चों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़ के जाइए, करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए उत्तराखंड की, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। थोड़ा बजट आर्थिक सर्वे देख के जाना। जीएस के लिए मैंने कह दिया करंट अफेयर्स पढ़िए, जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक बहुत बेहतर बनाइए। इसके अलावा जो मोटा मोटा करंट अफेयर्स पिछले साल का है, जो हाईलाइट रहा था, बहुत चर्चाओं में रहा था, वो आपको देख के जाना है। साथ ही साथ जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसके लिए आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आप एटलीस्ट 100 में से 70 नंबर 72 नंबर का स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल आयोग चेक करता है और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, करंट अफेयर्स थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं पहले पेपर की बात तो जब करूंगा तब करूंगा, वो तो आप देख ही रहे हैं क्योंकि बहुत नहीं। सेकेंड पेपर की मैं बात करता हूँ बच्चों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सेकेंड पेपर में अगर आप चेक करेंगे अपना, तो उसके अंदर आपका जो सिलेबस दिया है हिंदी और निबंध का, और ये मार्क्स है बच्चों 100 मार्क्स के। पहला दिया अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर। ये जो अपठित है, एक आपको क्या दिया होगा बच्चों, एक पैराग्राफ दिया होगा, वो अपठित है, उसका आपको सर्वश्रेष्ठ शीर्षक का चयन करना है। शीर्षक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, हो सके तो आप 1-2 शब्द से ज़्यादा बड़ा, शब्द का मतलब 1-2 वाक्य से, वो वाक्य भी नहीं, पूरा एक जो शब्द होता है उससे। जैसे कोई दिया है आपका कवि की काल्पनिक यात्रा या इस टाइप से जो होता है, तो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी इसके संबंध में जो क्वेश्चन है वो नाम ही अपठित है, आपको घर से पढ़ के नहीं जाना है, 1-2 फॉर्मेट आप देखेंगे तो काम कर जाता है। इसमें मेन है बच्चों संक्षेपण। संक्षेपण क्या होता है आपको पता होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा उसको संक्षिप्त करना है। संक्षिप्त का ये मतलब नहीं, कई छात्र क्या कर देते हैं उसी पैराग्राफ में 2-3 लाइन खा के नीचे नीचे के लिख देते हैं, ऐसा नहीं। आप जब किसी भी चीज़ के बारे में संक्षेपण करते हैं तो उसको 2 से 3 बार आप पढ़िए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप खुद सोचिए, कभी आप अखबार पढ़ते हैं, क्या उसको याद करते हैं? अब तो खैर न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ने लगे, क्योंकि पता ही है आपको सोशल मीडिया में इतनी चीज़ें हैं कि खबर पहले ही बाहर आ जाती है, तो अखबारों का दौर तो कम हो चुका है। लेकिन अगर कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या पढ़ते होंगे, तो आप जब किसी खबर को पढ़ते हैं क्या उसको याद करते हैं? आप 2 से 3 बार, अगर एक बार भी खबर पढ़ते हैं क्योंकि इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हैं, तो आप अगर एक खबर पढ़ लें 100 में से 70% वो खबर एक बार में पढ़ के आपके दिमाग में आ जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या न्यूज आई, आप उसको ऐसे ही बता देते कि ऐसा ऐसा है। वही चीज संक्षेपण में है। जब 2 से 3 बार आप पढ़ोगे, 2 से 3 बार उस संक्षेपण को पढ़ने के बाद एक भाव निकल के आएगा। कुछ उसके शब्द होंगे, कुछ अपने शब्द होंगे, उसमें अनावश्यक नहीं लिखना है बच्चों, 1/3 लिखना होता है। यानी अगर आपको 20 अपने आप में क्या दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, तो लगभग 5 से 6 सेंटेंस में उसको खत्म करना होगा, या 7 सेंटेंस में उसको खत्म करना होगा। तो कहीं ना कहीं संक्षेपण का मतलब क्या है, 2-3 बार उसको पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ने के बाद उसकी जो समरी आपके दिमाग में बैठी, कुछ अपने शब्दों के साथ, कुछ उस संक्षेपण के भाव के साथ जो दिया है उसके भाव के साथ उसको राइट डाउन करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। दूसरा है बच्चों पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अनुस्मारक, अधिसूचना आदि का आलेखन।
आलेखन दिया है बच्चों, ड्राफ्टिंग दी है, यानी ये कैसे लिखा जाता है, कोई शासकीय पत्र हो कैसे लिखते हैं, अर्धशासकीय पत्र, क्योंकि ये 20 अंक इसमें दिया है बच्चों 10 अंक का, मुझे लगता है कि इनमें से एक आएगा, सब तो नहीं आएंगे, 2-3 तो नहीं आएंगे। अब किसी ने अगर पेपर दिया है पहले उसको पता होगा, चेक करना, अगर ये एक से ज़्यादा आता है तो मुझे बता देना, ये बहुत बेसिक है बच्चों, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा ये कैसे लिखे जाते हैं लेटर, ठीक है। अब जैसे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जोड़ूंगा, RO वाला जो बैच बनाया था मैंने, उसी पैटर्न पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको ऐड ऑन करना है, आप टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा बैठक सूचना, एजेंडा, कार्यवृत्त, प्रेस नोट, टिप्पणी, ठीक है। बैठक जब होती है, बैठक की सूचना कैसे देनी है, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे आप इसका दे रहे हैं, आप किसी सेक्रेटरी के साथ काम करेंगे, APS हैं तो आप मान के चलिए शासन में आ रहे हैं तो सचिव महोदय के साथ आप काम करेंगे, यानी उनके स्टाफ हैं आप, तो हो सकता है कि आप किसी सचिव जो ग्रह देखते हों या अपने आप में जो पेयजल देखते हों, या जो सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभिन्न अपर सचिव, विभिन्न विभागीय अपर सचिवों के साथ एक बैठक होनी है, जिसका विषय अपने आप में क्या है, जो मतलब उसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, गड्ढा मुक्त सड़क कह दो या कुछ भी कह दो, या PWD डिपार्टमेंट की करना, उसके संबंध में एक बैठक की सूचना निर्गत कीजिए। तो आप बैठक सूचना कैसे जारी करोगे, बैठक सूचना लिखोगे, नीचे से स्टार्ट करोगे, सचिव माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक इतने इतने को इतने बजे इस स्थान पर इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में आपके प्रतिभाग किए जाने की अपेक्षा की गई है, अतः आपसे अनुरोध है कृपया उल्लिखित बैठक के संबंध में यथा आवश्यक सूचनाओं या समस्त सूचनाओं के साथ स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें। इस टाइप से एक बैठक की सूचना देनी होती है। या हो सकता है कई बार क्या होता है कि आप जो जिसकी अध्यक्षता में बैठक होनी होती है, फील्ड के अधिकारियों को आप बुलाते हैं शासन स्तर पे या कहीं पे हो, या जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी SDM की बैठक करानी होती है, तो मैं आपको बता दूंगा बहुत टफ नहीं है, उसकी एक लैंग्वेज है, वही आप रटे जाओ तो वही काम कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा एजेंडा का मतलब क्या होता है, बैठक जो होती है बच्चों उसमें किस विषय पर डिस्कशन होना है उसको एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमने कहा कि हम बैठक करना चाहते हैं, तो बैठक भाई किस बिंदु पे है, 4-5 बिंदु आप ध्यान रखोगे इस विषय पे तो वही काम कर जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जैसे कहा कि यार ये गड्ढा मुक्त सड़क के संबंध में हमने एक बैठक करानी है, तो इसका एजेंडा क्या होगा, एजेंडा ये होगा कि कितने प्रतिशत सड़क गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं उसके संबंध में विस्तृत ब्यौरा, आगे का कार्य प्लान क्या है, आगे 6 माह के अंदर क्या टारगेट है उसका ब्यौरा, वर्तमान समय में शासकीय बजट इसके संबंध में डिस्कशन, बजट उसके लिए गड्ढा मुक्त करने के लिए शासकीय फाइनेंशियल जो आपका बजट क्या हो सकता है उसकी कमी तो नहीं है उसके संबंध, तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट निकाला, वही एजेंडा होता है। एजेंडा क्या है, जो बैठक होती है उस पर किस विषय पे उसकी चर्चा की जानी है वो कहलाता है बच्चों आपको एजेंडा। ये भी मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ नहीं कराऊंगा, टेलीग्राम पे मैंने आपसे पहले बोल दिया कि जो जुड़ेगा मुझे बता देना। कार्यवृत्त तीसरा लिखा उसके पीछे कार्यवृत्त। कार्यवृत्त क्या होता है बच्चों, जब बैठक होती है, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए उसको जो उसका जो ब्यौरा होता है उसको कार्यवृत्त बोलते हैं। बहुत बेसिक होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी अध्यक्षता में एक बैठक की जानी है, तो आप कार्यवृत्त कैसे लिखोगे, ऊपर कार्यवृत्त लिखोगे हेडिंग, उसमें नीचे लिखोगे पहले दिनांक इतने इतने को इनकी अध्यक्षता में, जिसकी अध्यक्षता में हुई थी, इनकी अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त सबसे पहले, फिर नीचे लिखोगे दिनांक इतने को इनकी अध्यक्षता में इतने बजे इस स्थान पर इस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। उल्लिखित बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया था। तो प्रतिभाग जिसने किया था उसका नाम लिख, 1 2 3 4 इतने प्रतिभाग लिए। जैसे कोई आदमी है, उसका पद नाम अपर सचिव है, जैसे अपर सचिव ये विभाग, क ख ये डैश डैश ये विभाग, ऐसे, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, उक्त बैठक में सर्वप्रथम जिसकी अध्यक्षता में हुआ था, इनके द्वारा मतलब बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी उनको ये निर्देश दिए गए थे कि ऐसा ऐसा किया जाए और ये किया जाए, जिसके संबंध में निम्नलिखित रूप से चर्चा की थी, क बिंदु ख बिंदु ग बिंदु, इस तरीके से। जब वो पूरा आप बैठक का ब्यौरा लिखोगे, अंत में क्या लिखोगे अंत में जिसकी अध्यक्षता में हुई थी उनका नाम लिखोगे, ठीक है, उनका पद नाम। अंत में सचिव डैश डैश द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। उन्होंने भी तो कुछ निर्देश दिए होंगे ना, एक तो चर्चा परिचर्चा हुई, उसके बाद अंत में निर्देश देते कि ऐसा कीजिए, तो 2-3 पॉइंटों के निर्देश लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही करोगे कार्यवृत्त, नीचे एक नंबर पड़ता है, आपका ऑफिस का नंबर होगा, बस कार्यवृत्त इस तरीके से बनता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि समय बहुत है। इसके अलावा प्रेस नोट और टिप्पणी है बच्चों। टिप्पणी तो खैर मुझे लगता नहीं
की आपकी आएगी। टिप्पणी बहुत ऐसे आरओ के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एपीएस के लिए मुझे लगता नहीं कि टिप्पणी पूछेगा। प्रेस नोट क्या होता है बच्चों, कोई भी अगर आपको सूचना देनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये हिंदी है बच्चों, लुसेंट पढ़िए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरे रट जाइए, 200-250 जितने भी हैं बेसिक जो आपको आता है सही है, जो नहीं आता उसको हाईलाइट करते रहना, उसी को पढ़ना उसके बाद, ठीक है। पर्यायवाची विलोम शब्द, मेरे हाथ का कुछ है नहीं, इसमें आपने खुद ही पढ़ना है। एक आता है बच्चों हिंदी निबंध। अब निबंध है, टॉपिक इतने बढ़िया दिए हैं, देखो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन, आप कोई एक टॉपिक आपदा प्रबंधन के संबंध में निबंध देना, आपको पूरे देखना है करंट इश्यूज क्या है, आपदा प्रबंधन के संबंध में सरकार ने क्या क्या किया है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन कौन कौन से, जो आपके यहाँ पर आपदा नहीं लिखा है उसने, आपदा प्रबंधन लिखा है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आपको क्या चीज देखनी है, आपदा आ गई तो उसके बाद सरकार क्या रिस्पॉन्स करती है, किस तरीके से हम आपदा को तो रोकना संभव नहीं, लेकिन उसके प्रबंधन को तो हम कर सकते हैं, क्योंकि दैवीय और प्राकृतिक आपदा है तो उसमें फिर मानवीय जो है गतिविधियां जो बच्चों उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम, कि आप यहाँ पे आवास मत बनाइए, ये सेंसिटिव जोन है उसका चिन्हीकरण कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपदा अगर आती है तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो भारत सरकार का कौन सा रूल है, उत्तराखंड में किस तरीके से काम करते हैं, एसडीआरएफ क्या है, एसडीआरएफ का गठन कब किया गया था, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, या उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या न्यूनीकरण क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा जो हाल फिलहाल में सरकार द्वारा इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, तो ये तो आपको जितने भी टॉपिक हैं निबंध के वो सब तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से एक आएगा, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड में रोजगार स्वरोजगार सृजन संबंधी विषय पर, ठीक है। अब देखिए रोजगार संबंधी और स्वरोजगार संबंधी आपको दिमाग लगाना है कि स्वरोजगार के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हो सकती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ेंगे स्वरोजगार वाली, उसी से आप लिंकअप करके यहाँ पे स्वरोजगार से संबंधित लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य स्वरोजगार योजना, जो सौर ऊर्जा प्लेट पैनल वगैरह लाई, वो भी स्वरोजगार से है। कई मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये स्वरोजगार संबंधी, कीवी उत्पादन के लिए है, मिनट उत्पादन के लिए है, तो ये सब स्वरोजगार संबंधी जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर जो जलवायु कंडीशन है, मृदा है, वनस्पति, उसके आधार पे क्या क्या है। अब पता लगा स्वरोजगार के लिए आपने कहा और गांव में लगवा दिया आपने अलग ही टाइप की इंडस्ट्री, और जो पॉसिबल ही नहीं है। आप कह दिया कि पहाड़ों में आपने खोलनी चाहिए बिस्किट की फैक्ट्री, वो कैसे खुलेगी बताओ, क्योंकि उसके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, आपने हर चीज देखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या दिया है बच्चों, भ्रष्टाचार रोकथाम, यानी भ्रष्टाचार के संबंध में दिया है, वो चाहे सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, सरकार ने क्या काम किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार, सूचना के अधिकार अधिनियम ने किस में कैसे मदद की। इसके अलावा 1064 जो नंबर है, 1905 तो अलग है ना, 1064 वाला ना, एंटी करप्शन जो कॉल है, ये सब चीजें देखनी है आपको, लिंकअप करना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया और भारतीय संविधान विषय पे, इन विषय पे एक पे लिखना है। आप क्या करिए, 2-3 टॉपिक तो बहुत बेसिक हैं, इसके अलावा निबंध की कोई किताब ले लीजिए, चाहे स्पेक्ट्रम ही क्यों ना लो आपका, क्योंकि निबंध 25 नंबर का है, तो स्पेक्ट्रम एक किताब आती है बच्चों, निबंध स्पेक्ट्रम, वो ले लीजिए। उसमें से इस टाइप के टॉपिक जो यहाँ दिए हुए हैं, इन टॉपिक को, फालतू नहीं, ठीक है, इन टॉपिक्स पे आप क्या कीजिए, काम कीजिए, एक एक निबंध डेली पढ़िए, आपको एक हैबिट में आएगा। उसके बाद जब अभी 1 माह तक आप डेली एक एक निबंध पढ़ेंगे, तो उसके बाद 1 माह बाद प्रैक्टिस करना, पहले एक आइडिया ले लो किस तरीके से निबंध लिखे जाते हैं, फिर उसमें करंट इश्यूज कैसे जोड़ोगे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम पे आप बस जुड़ना। इसके अलावा निबंध और आलेखन प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य, प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय प्रश्नों के जो स्नातक से अपेक्षित होंगे, ठीक है। यानी वो कह रहा है कि एक स्नातक लेवल से हम अपेक्षित रखते हैं कि इस तरीके से हम पेपर बनाएंगे। तो ये हिंदी और निबंध का पेपर तो, और मुझे लगता है कि बच्चों एपीएस का बहुत टफ नहीं है मेंस। हाँ, संभव ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि सर अपने तो ऑलरेडी जॉब में, तो दूसरों का बहुत आसान लगता है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप दिल से देखोगे, अगर आप रियली मतलब उसको ऑब्जर्व करोगे, तो 2 पेपर हैं मेंस के, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि हिंदी और आलेखन तो आजकल, हिंदी आलेखन और निबंध तो लगभग सभी एग्जाम में पूछता है मेंस में। जीएस का पहला पेपर डिस्क्रिप्टिव होता तो मैं कहता कि हाँ थोड़ा सा है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप हिंदी जहाँ तक है, हिंदी जो आलेखन वाली उसकी किताब ले लीजिए। हिंदी आलेखन के लिए आप हिंदी राजकाज में हिंदी भी ले सकते हैं, या हिंदी आपका इसकी इनकी आती है जो ये हरदेव बहारी जी की आती है, तो हिंदी की एक किताब ले लीजिए। निबंध का एक स्पेक्ट्रम ले लीजिए, 2 किताब अपने पास रख लीजिए, ठीक है। जीएस के लिए घटना चक्र ऑब्जेक्टिव पढ़िए, परीक्षावाणी पढ़िए, और साथ साथ ही आपको करंट अफेयर्स को सही तरीके से तैयार करना होगा। एथिक्स नीति शास्त्र वाले का गूगल से हेल्प लीजिए, ठीक है, जो उसने मनोविज्ञान वगैरह दिया है, भावनात्मक समझ क्या होती है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, किस तरीके से काम करता है, नीति शास्त्र, आचरण शास्त्र क्या होता है, इसके संबंध में क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सब वहां पे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको, डिसीजन मेकिंग वाला। सर्वश्रेष्ठ जैसे आप सीसेट वगैरह का पेपर देते होंगे ना, उसमें भी कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो वो वही है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मैं ओवरऑल कंक्लूजन यही करना चाहूंगा इसका, कि एक बार आप क्या करना,
टेलीग्राम में स्टडी विथ योगेश ग्रुप सर्च करना, सर्च करने के बाद उसमें ज्वाइन होना, ज्वाइन होने के बाद जहां ऑल मेंबर है वहां क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको एडमिन स्टडी विथ योगेश दिखेगा, उस नेम पे क्लिक करना, टॉप में राइट साइड पे एक मैसेज का बटन होगा उस पर क्लिक करना, उस पर हेलो सर मेरा एपीएस मेंस है ऐसे लिख देना, तो मैं क्या करूँगा ग्रुप बना दूंगा, चाहे 10 ही बच्चे क्यों ना हो, 15 ही बच्चे क्यों ना हो, तो वो ग्रुप बनेगा, तो एक साथ सबको डिलीवर कर दूंगा चीजें, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये बात आपकी समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।